हेलो एंटरप्रेन्योर्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे सभी के हर एंटरप्रेन्योर की इंस्पिरेशन स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स की कंप्लीट केस स्टडी आज हम देखेंगे। तो स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर कैलिफोर्निया के। जब इनका जन्म हुआ था स्टीव जॉब्स का, तो उस टाइम पर जो इनके पिता थे अब्दुल जंदाली और जो इनकी माता थी जुआन, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो इसके चक्कर में जो इनके नाना थे, यानी जो इनकी माता जी के जो पिताजी थे, इनके नाना, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इनका जब जन्म हुआ उससे पहले ये डिसाइड कर लिया था कि इनको कोई कपल गोद लेने वाले, और वो कपल भी डिसाइड हो चुके थे। लेकिन एंड में जाकर के, लास्ट टाइम पर जाकर के उन्होंने मना करके इसको अडॉप्ट करने से। तो फिर जो इनकी जो माँ थी जुआन, वो ये चाहती थी बेसिकली कि इनको कोई ऐसा व्यक्ति अडॉप्ट करे जो कि खुद कॉलेज से पढ़ा लिखा हो, ऐसा कपल अडॉप्ट करे वो इनको कॉलेज तक पहुंचा सके। तो फिर जो इनको जिन कपल्स ने इनको अडॉप्ट किया, पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स, उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम स्टीव को बढ़िया कॉलेज तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये कॉलेज पर से पढ़े लिखे नहीं थे। इनके जो पॉल जॉब्स जो थे वो एक मैकेनिक थे और क्लारा जॉब्स एक अकाउंटेंट थी। फिर भी इन्होंने स्टीव जॉब्स को कॉलेज तक पहुंचाया। कुशाग्र बुद्धि के प्रतिभा वाले स्टीव जॉब्स का मन पढ़ाई में लगता था, लेकिन इन्हें स्कूल में बड़ी बोरियत होती थी। ये स्कूल जाना नहीं चाहते थे। ये कहता था कि स्कूल में मुझे बोरिंग लगता है, और इन्हें अपनी उम्र के बच्चों के साथ में भी दोस्ती करने में इनको परेशानी होती थी। तो ये क्लास में भी अकेले बैठे रहते थे, स्कूल्स को ये बंक करते थे क्योंकि स्कूल में इनको बोरियत होती थी। फिर इनके पिता जो थे पॉल जॉब्स, उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर नया घर ले लिया, कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू के अंदर, जहाँ पर, और फिर वहीं पर इनके पिता ने एक गैराज की शुरुआत करी। इंडिया से स्टीव का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के इनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पैदा हुआ। और फिर 10 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स डीपली इन्वॉल्व हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। और जो इनके घर के आसपास जो इंजीनियर्स हुआ करते थे, उनसे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप उनसे भी कर ली। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती उनसे भी स्टीव जॉब्स ने कर ली। और जब ये 13 साल के थे, तो उसी टाइम पर 13 साल की उम्र में इनकी बुद्धि आप देखिए। 13 साल की उम्र में इन्हें बिल ह्यूलेट जो थे, ह्यूलेट पैकर्ड HP के साथ जानते हैं हम, ह्यूलेट पैकर्ड के बिल है ह्यूलेट ने इनको अपने यहाँ पर समर इंटर्नशिप के ऊपर रख लिया था, केवल 13 साल की उम्र में। सितंबर 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज के अंदर एनरोल किया, जहाँ पर इनका पढ़ाई, लेकिन जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने इनके हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था, लेकिन उसका आगे का ही उठा नहीं पा रहे थे कॉलेज का। तो इन्होंने सोचा कि जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ ये मुझे आगे जाकर कोई काम आने वाला तो है नहीं, और फालतू में पैसा बर्बाद हो रहा है कॉलेज के ऊपर। तो उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया पहले सेमेस्टर के बाद ही। हालांकि ये कैलीग्राफी की जो क्लासेस थी वो ज्वाइन करने जाते थे। कैलीग्राफी वो एक आर्ट है जिससे कि एक ही वर्ड को सुंदर सुंदर अक्षर के अंदर लिखा जाता है। जैसे आप साइड में देख सकते हो, ये एप्पल एक वर्ड है। अब इस एप्पल को मैंने अलग अलग वर्ड्स के अंदर लिख दिया, अलग अलग डिजाइन्स के अंदर लिख दिया, इसी को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। और उसी समय के दौरान जो इनके दोस्त थे स्टीव वोजनियाक, जिनकी इनकी हाई स्कूल में इनकी दोस्ती हुई थी इनसे, स्टीव वोजनियाक से, उन्होंने एक डिजिटल ब्लू बॉक्स बनाया था जिसके थ्रू आप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स को जो है अलाउ करके, और जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते थे। तो ऐसा डिजिटल ब्लू बॉक्स इन्होंने तैयार किया था। तो स्टीव जॉब्स को जब ये बात पता चली, तो इन्होंने स्टीव वोजनियाक से बोला कि क्यों ना हम इसको सेल कर ले, और जो प्रॉफिट होगा उससे 50-50 कर लेंगे। हालांकि डिजिटल ब्लू बॉक्स की सेल इलीगल थी, लेकिन इलीगल होने के बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उससे कमाया, और यहीं से स्टीव जॉब्स का माइंड बिजनेस को लेकर के इवॉल्व हुआ। और कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाने के बाद, चूँकि ये कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन करते थे, इनके पास कोई घर नहीं होता था, तो ये अपने दोस्त के रूम पर ही नीचे फर्श पर ज़मीन पर सो जाते थे। और चूँकि खाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये कोक की खाली बोतलें बेच कर आते थे दुकानदारों को, और वहाँ से अपना खाने का पैसा ये लाते थे। और ये हर रविवार को, हर हफ्ते हर रविवार को 7 मील पैदल चल कर के हरे कृष्णा मंदिर सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पर हर रविवार को फ्री में भरपेट
खाना मिलता था, तो इसलिए ये इतनी दूर 7 मील पैदल चल करके जाते थे। फिर फरवरी 1974 के अंदर ये अपने पेरेंट्स के पास चले गए स्टीव जॉब्स से जॉब की सर्च में, और इन्हें बहुत जल्द अटारी INC नाम की कंपनी के मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनी के अंदर इनको जॉब मिल गई। उसके पीछे भी एक कारण था कि जो इनके जो दोस्त थे स्टीव वोजनियाक, उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था, डिजिटल वीडियो गेम, तो उसका जो बोर्ड था, तो वो उस बोर्ड का उस गेम का जो बोर्ड था वो स्टीव वोजनियाक ने स्टीव जॉब्स को दे दिया था। वो वही बोर्ड ले जा करके इन्होंने अटारी INC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखा दिया, जिससे इनको जॉब मिल गई। फिर इन्होंने मिड 1974 तक वहाँ पर जॉब करी, और वहाँ से पैसा बचा करके फिर ये इंडिया आ गए स्पिरिचुअलिटी के की तलाश में। जो इनके बाबा थे, जो बाबा नीम करोली, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनकी सर्च में। लेकिन जब ये पहुँचे तो इन्हें पता चला कि सितंबर 1973 के अंदर ही बाबा नीम करोली की का देहांत हो चुका था। तो फिर इन्होंने 7-8 महीने ये वहीं रहे, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली वगैरह में घूमे, बसों के अंदर धक्के खा कर के, और वहीं स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को इन्होंने प्रैक्टिस किया इंडिया के अंदर ही। और फिर ये इसके बाद फिर ये अमेरिका चले गए। लेकिन अमेरिका जाने के बाद में 7-8 महीने बाद अमेरिका चले गए, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद ये स्टीव जॉब्स पहले वाले नहीं बचे थे। अब इन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था और इंडियन ट्रेडिशन के कपड़ों के अंदर आ गए, तो पूरे इंडियन गेटअप के अंदर ये आ गए थे, और जाकर फिर से वही अपनी अटारी INC की जॉब, पिछली जॉब को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और फिर मार्च 1976 के अंदर स्टीव वोजनियाक ने एक एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर की जो है बेसिक डिज़ाइन तैयार करी, और उसे स्टीव जॉब्स को दी। तो स्टीव जॉब्स ने बोला कि इसे हम बेच देते हैं, और इसके 50-50 जो इसका प्रॉफिट होगा उसका हम 50-50 कर लेंगे। तो इस पर स्टीव जॉब्स ने पहले तो अग्री नहीं हुई, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इन्हें कन्विंस कर लिया, और फिर इन्होंने एप्पल की शुरुआत करी। शुरुआत में तो इन्होंने स्टीव जॉब्स का जो बेडरूम था वहीं से शुरुआत करी, फिर इसे इनके पिता के जो पॉल जॉब्स जो थे, इनके पिता, उनका जो गैराज था उसमें इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया, और यहीं से एप्पल की फिर शुरुआत हुई। इससे बहुत बड़ा लेसन हमें मिला, और लेसन ये मिला कि स्टार्ट स्मॉल एंड मेक इट लार्ज ग्रेजुअली। अगर स्टीव जॉब्स ने शुरुआत से सोचा होता कि हम पहले बड़ा हेडक्वार्टर बिल्ड करेंगे, बड़ा ऑफिस बनाएंगे, पहले थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह करेंगे और फिर एप्पल की शुरुआत करेंगे, आज एप्पल वो नहीं होता जो आज एप्पल है। क्यों? क्योंकि फिर वो इंतज़ार में बैठे रहते। तो शुरुआत करो छोटे से और फिर उसे बड़ा बना लो। तो यही एक पहला लेसन इस केस स्टडी का हमें सीखने को मिला, तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। अब इनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना था, ज़्यादा कंप्यूटर्स बनाने थे, चूँकि ज़्यादा लोगों तक ताकि ये पहुंच पाए, ज़्यादा सेल्स कर पाए। तो इसके लिए फिर इनके पास पैसे नहीं थे, तो स्टीव जॉब्स ने अपनी फॉक्सवैगन कार को बेच दिया, और स्टीव वोजनियाक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया। उससे जो पैसा आया उससे इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया एप्पल कंप्यूटर्स का लार्ज स्केल पर। और पहले ही साल जो एक रिटेलर थे, कंप्यूटर रिटेलर अमेरिका के अंदर, उन्होंने इन्हें 50 एप्पल कंप्यूटर्स का ऑर्डर दे दिया, और हर एक कंप्यूटर के लिए इन्हें $500 दिए प्राइस पहले साल। अब स्टीव जॉब्स जो थे वो नंगे पाँव पहुंच जाया करते थे, कोई ढंग के कपड़े पहन कर नहीं जाते, तो नंगे पाँव ही क्लाइंट के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल दिख कर जाने का। लेकिन फिर भी ये चाहते थे क्लाइंट से मिलने आओ। और जो स्टीव वोजनियाक थे वो कोडिंग के ऊपर काम करते थे दिन भर। स्टीव वोजनियाक कोडिंग पर काम करते थे, और स्टीव जॉब्स क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सेल्स के ऊपर, इन कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते थे। और स्टीव जॉब्स जो थे अपने किचन में घंटों बैठ करके और इन्वेस्टर्स से बातें किया करते थे। और फिर मार्कुल्ला ने इनको पहली फंडिंग इनका एप्पल को दी इसी से। तो इससे एक और बड़ा लेसन सीखने को मिला इस केस स्टडी का, और वो था कि यू डोंट नीड रिसोर्सेज बट यू नीड रिसोर्सफुलनेस। यानी कि आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए कोई भी, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तब भी आप शुरू कर सकते हो, बस आपके पास एक रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। आज मेरे पास भी वीडियो के प्रोडक्शन के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सफुलनेस है। एडिटिंग के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन रिसोर्सफुलनेस है। स्टीव जॉब्स के पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं, मशीन ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। लेकिन इनके पास रिसोर्सफुलनेस थी, इसलिए इन्होंने अपनी फॉक्सवैगन बेची, स्टीव वोजनियाक ने अपना कैलकुलेटर बेचा और पैसे जुटाए, और बिजनेस एप्पल को इतना बड़ा
खड़ा कर दिया। तो आपको भी रिसोर्सफुलनेस चाहिए, केवल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। और फिर अप्रैल 1977 में एप्पल ने एप्पल सेकंड को लॉन्च किया वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर के अंदर, और ये दुनिया का वन ऑफ द हाईली सक्सेसफुल मास प्रोड्यूस्ड माइक्रो कंप्यूटर में से एक बन गया इनका एप्पल सेकंड। तो 1978 में स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ जो $1 मिलियन थी जब ये 23 साल के थे, वही बढ़कर जब 25 साल के हुए 1980 में, तो इनको $250 मिलियन की इनकी नेटवर्थ हो गई। डिफरेंस देख सकते हो 2 साल में बढ़िया प्रोडक्ट बनाने का। $1 मिलियन और $250 मिलियन इनकी नेटवर्थ पहुँच गई। यही होता है बढ़िया प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करने का, हार्ड वर्क का, यही होता है फल। और 1983 में स्टीव जॉब्स जो उस टाइम पर पेप्सिको के जो सीईओ थे जॉन स्कली, उनके पास पहुंच गए। उनसे जाकर के डायरेक्ट मुंह पर बोला उनकी क्या कि जॉन स्कली, तुझे चीनी वाला पानी बेचना है या मेरे साथ एप्पल के साथ में मिल कर के और दुनिया बदलनी है। जॉन स्कली पे एक ही बार में बोल दिए कि मुझे दुनिया बदलनी है, एप्पल के साथ आऊँगा। और ये एप्पल के अंदर आए, जॉन स्कली को एप्पल में लेकर आ गए स्टीव जॉब्स। 1983 में एप्पल ने एप्पल 3 कंप्यूटर लॉन्च किया और उसके कुछ ही समय बाद लीसा को लॉन्च किया, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए। लेकिन फिर 1984 के अंदर स्टीव जॉब्स ने अपनी कड़ी मेहनत करी और इसको एप्पल लीसा को जो एक बेस्ट सुपर बाउल बना करके मैकिंटोश के साथ लॉन्च कर दिया। मैकिंटोश वही है जिसे आज हम मैक के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम मैकिंटोश ही था, अभी भी मैकिंटोश ही, लेकिन अब उसे थोड़ा शॉर्ट करके मैक कर दिया है। और इन्हें ज़बरदस्त कामयाबी मिली। और इसके बाद फिर एप्पल और IBM दोनों साथ मिलकर के काम करने लगे और इसके कंप्यूटर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि कंपनी फिर इसे पूरा करने के लिए बहुत परेशानी कंपनी को उठानी पड़ी इसके प्रोडक्शन में। और 2 साल के बाद 1985 में उसी जॉन स्कली ने, जिसे ये स्टीव जॉब्स का एप्पल में लेकर आए थे, उसी जॉन स्कली ने इनको 1985 में बोर्ड के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाया, अपनी पावर को बढ़ाया और स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया और खुद कंपनी के CEO बन गए। लेकिन स्टीव जॉब्स एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे बॉस थे जो कि सख्त तो थे, लेकिन जो इनके साथ काम करता था वो बहुत कुछ इनसे सीखता था। तो यही कारण रहा कि जब ये कंपनी से निकले तो फिर इनके साथ में 5 और एम्प्लॉइज़ कंपनी से निकल कर आए। लेकिन फिर इन्होंने हार नहीं मानी और जो बाकी जो एम्प्लॉइज़ निकल कर आए थे एप्पल से इनके साथ में, उनके साथ मिलकर के जिनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, $7 मिलियन इनके पास में पड़े हुए थे, तो और उन्होंने उन $7 मिलियन को लिए उन 5 एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर नेक्स्ट कंप्यूटर्स के नाम से एक और नई कंपनी शुरू कर दी। और फिर कुछ समय बाद एक बिलियनियर इन्वेस्टर रोस पैरोट ने नेक्स्ट कंप्यूटर्स के अंदर इन्वेस्ट किया और 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट के अंदर नेक्स्ट कंप्यूटर्स को लॉन्च किया गया। हालांकि नेक्स्ट कंप्यूटर्स जो था वो एप्पल की तरह ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, इसलिए बहुत महंगा पड़ता था एंड इसकी सेल नहीं हो पा रही थी। तो जिसे देखते हुए फिर स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर्स को एक हार्डवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर टर्न अराउंड कर दिया। फिर 1986 में स्टीव जॉब्स ने पिक्सार एनिमेशन को खरीद लिया। शुरुआत में तो पिक्सार एनिमेशन 3D ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स बनाया करते थे, लेकिन फिर 1991 में डिज्नी से इनको एक फुल लेंथ फिल्म बनाने का, मूवी बनाने का इनके पास में ऑर्डर आया, फुल लेंथ एनिमेशन फिल्म बनाने का इनके पास ऑफर आया, जिसे इन्होंने एक्सेप्ट किया और टॉय स्टोरी के नाम से फुल लेंथ एनिमेटेड इन्होंने फिल्म बनाई डिज्नी के लिए। और इससे इस केस स्टडी का अगला लेसन मिला और वो है कन्वर्ट योर एंगर इनटू रेजोल्यूशन। आपके एंगर को रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करो। रतन टाटा ने भी ऐसे अपने एंगर को रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किया था जब जो फोर्ड के जो चेयरमैन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इनकी बेइज्जती करी थी जब अपने टाटा नैनो लेकर गए थे रतन टाटा। तो उस टाइम पर इनकी बेइज्जती करी थी फोर्ड के जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने। और फिर रतन टाटा वहाँ से वापस आए और फिर इतनी बढ़िया ग्रोथ हुई 2 साल बाद वही फोर्ड इनके कदमों में आए और इन्होंने उनकी जैगुआर लैंड रोवर को ख़रीद लिया। तो ये इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी डाला था, आई थिंक शायद डाला था मैंने, तो उसको चेकआउट नहीं किया तो कर लेना, वो ऊपर आएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा अगर चैनल पर मैंने डाला होगा तो। और फिर 1996 में उसी नेक्स्ट कंप्यूटर्स को एप्पल ने ख़रीदा जिसको इन्होंने शुरू किया था। और फरवरी 1997 में ये डील फाइनल हुई और स्टीव जॉब्स इंटरिम CEO के रूप में एप्पल के अंदर आए। और जब ये एप्पल में आए तो उन्होंने देखा कि एप्पल 350 प्रकार के आइटम्स बना रहा था, जिसके कारण इनके खर्चे बढ़ रहे थे, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही थी, मार्केटिंग भी सही से नहीं कर रहे थे।
तो फिर स्टीव जॉब्स ने सारी आइटम्स को रिजेक्ट किया क्योंकि इससे एप्पल लॉस में जा रही थी। फिर तो सारी आइटम रिजेक्ट करी और केवल सिलेक्टेड 10 आइटम्स को उन्होंने लिया और उनके ऊपर अच्छे से काम किया और एप्पल को वापस प्रॉफिटेबल बनाया। और बदले में केवल 10 प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने काम किया क्योंकि इनका एक रूल था, वो था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी, इसी प्रिंसिपल पर आज हम भी काम करते हैं। हमारा भी कंटेंट में कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ऐसा ही कंटेंट दूँ जिसमें क्वांटिटी भले ना हो लेकिन क्वालिटी फुल हो। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रिंसिपल को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए और यही इस केस स्टडी का अगला लेसन है। और फिर इन्होंने आईपॉड बनाया, आईट्यून बनाया, आईट्यून स्टोर्स बनाए और फिर 29 जून 2007 को इन्होंने अपना मल्टी टच डिस्प्ले वाला आईफोन स्मार्टफोन अपना लॉन्च किया और सेलुलर फोन्स की मार्केट को ख़त्म करके रख दिया। Revolutionary mobile phone. Today, we're going to show you a software breakthrough. Software that's at least 5 years ahead of what's on any other phone. Now, how do we do this? Well, we start with a strong foundation. iPhone runs OS X. Now, और एप्पल को नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बना दिया। आज भी नंबर 1 या नंबर 2 पर ही ये रहते हैं एप्पल हमेशा। एप्पल कैसे ये मार्केटिंग करते हैं उसके ऊपर मैंने पीछे एक शॉर्ट्स भी डाला था, उसको अगर चेकआउट नहीं किया तो कर लेना। ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, लीजिए उसका थंबनेल जाओ जाकर उस शॉर्ट्स को भी देखना। क्योंकि स्टीव जॉब्स कहते थे डिज़ाइन ये नहीं है कि चीज़ दिखती कैसी है, प्रोडक्ट आपका दिखता कैसे है, बल्कि डिज़ाइन ये है कि प्रोडक्ट काम कैसा करता है, एक्सपीरियंस उसका कैसा है। तो इसी प्रिंसिपल को आप भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको खूबसूरत बनाना है, उसको प्रोडक्ट को आप ये खूबसूरत बनाना है, प्रोडक्ट को काम अंदर से ठीक से करता ही नहीं है वो, नहीं। आपको प्रोडक्ट काम करना चाहिए, इसी को डिज़ाइन बोलते हैं। एप्पल का लीसा दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ में आया था और ये हमेशा ऐसे कहते थे कि फिर से आगे देखते हुए तुम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए पीछे अपनी हिस्ट्री में ही झाँक कर देखना पड़ेगा, अपने पास्ट में झाँक कर देखना पड़ेगा। ये हमेशा कहते थे कि अपने हर एक दिन को ऐसे जियो अपने हर एक दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन। और ये ऐसे ही इसको जीते थे हर रोज़। ये उठने के बाद आईने के सामने खड़े होते थे और हर रोज़ ये आईने के सामने बोलते थे अपने आप से कि ये मेरा आखिरी दिन है और अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अपने आखिरी दिन में क्या करना चाहता हूँ और वही मैं आज करूँगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन नहीं। हर दिन को अपना आखिरी मानते थे, जिसकी वजह से इतने बढ़िया इनोवेशंस कर पाते थे स्टीव जॉब्स। और यही कारण है कि इनको 1985 में नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दिया इनको यूएस प्रेसिडेंट ने। 1989 में इनको INC मैगजीन ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया और 2007 में इनको फॉर्च्यून मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बिजनेस के पोस्ट से इनको रिकॉग्नाइज किया फॉर्च्यून मैगजीन ने 2007 में। और ऐसा नहीं कि उनको केवल इतने अवार्ड्स मिले, और भी कई अवार्ड्स इनको मिले जिन्हें मैं बताता था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसके बारे में कभी इंस्टा पर बात करेंगे। फिर 24 अगस्त 2011 को इन्होंने टिम कुक को एप्पल का CEO बनाया। स्टीव जॉब्स ने क्या चाहते हैं टिम कुक के ऊपर भी एक कंप्लीट केस स्टडी में बनाऊं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे टिम कुक एप्पल को इतने अच्छे से लीड कर रहे हैं, कैसे टिम कुक एप्पल को आगे लेकर जा रहे हैं, क्या डिफरेंसेस थे और क्या सिमिलरिटीज़ थी स्टीव जॉब्स और टिम कुक के अंदर। तो मैं टिम कुक के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट के अंदर बताएंगे। और 5 अक्टूबर 2011 को आपका देहांत हुआ पाल अल्टो के अंदर। स्टीव जॉब्स जैसा कोई एंटरप्रेन्योर ना आज तक हुआ है ना कभी होगा, और जिस तरह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल को लीड किया है उस तरह से ना कोई कर पाया है और ना कर पाएगा। तो स्टीव जॉब्स की ये कंप्लीट केस स्टडी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर से जरूर कर लीजिए। कमेंट में बताइए और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।